नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा सुनील दत्त और नरगिस की शादी के बाद का है। जिन दिनों नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे के प्यार में थे, तब नरगिस सुनील दत्त को प्यार से एल्विस प्रेस्ली बुलाती थी। उन्होंने ये ख्वाब देखा था कि एक दिन उनका प्रेस्ली जूनियर भी होगा। कुछ महीने के बाद उनकी शादी हो गई और फिर जल्द ही नरगिस मां बनने वाली थी। 29 जुलाई 1959 की रात 2:45 पर नरगिस और सुनील दत्त ने प्रेस्ली जूनियर का इस दुनिया में स्वागत किया और इस स्वस्थ बच्चे का नाम उन्होंने संजय रखा, संजय दत्त। मजेदार बात यह है कि इस नाम का चुनाव लोकप्रिय फिल्म और तहजीबी पत्रिका शमा में जनता से राय मांगकर किया गया था। यानी कि पब्लिक से ये राय मांगी गई कि हम अपने बच्चे का नाम क्या रखें। पत्रिका के पाठकों से ये कहा गया कि वो सुनील और संजय नरगिस के बच्चे का नाम सुझाएं। एक नाम जो सुझाया गया वो था संजय कुमार। नरगिस ने खुद को मातृत्व की दिनचर्या में अब ढाल लिया। बेबी बुक में उन्होंने बड़े प्यार और बड़ी मेहनत के साथ संजय की पहली मुस्कान, उसकी पहली खिलखिलाहट और उसके पहले कदम को दर्ज किया। संजय के जन्म लेने के बाद परिवार का भाग्य भी सुधरने लगा। सुनील दत्त को फिल्मों में नियमित रूप से हीरो की भूमिकाएं मिलने लगी। 1950 के दशक में, उसके बाद के सालों में दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार थे। सुनील दत्त अभी भी शीर्ष से कुछ कदम नीचे थे। यानी कि जो दर्जा दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर को जो दर्जा हासिल था, वो सुनील दत्त के पास नहीं था। इसके बावजूद सुनील दत्त की फिल्में अच्छा कारोबार कर रही थी और उनके पास अच्छे अच्छे प्रस्ताव आ रहे थे। इन्हीं दिनों सुनील दत्त ने अपनी फिल्म निर्माण कंपनी बनाने का फैसला किया और इस कंपनी का नाम उन्होंने रखा अजंता आर्ट्स। सुनील दत्त अजंता आर्ट्स में ऐसी फिल्मों का निर्माण करना चाहते थे जो उनकी रचनात्मक ख्वाहिश को पूरा कर सके। 1 जनवरी 1961 को इस बैनर की पहली फिल्म के मुहूर्त के शॉट वाले दिन नरगिस ने संजय के बेबी बुक में दर्ज किया, आज मेरी और मेरे पापा की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। मुझे एक फिल्म के मुहूर्त शॉट के लिए अंधेरी के मोहन स्टूडियो ले जाया गया। फिल्म का नाम था मुझे जीने दो। वो अनुभव भी क्या खूब था। मैं पापा को पहचान ही नहीं पाया। उन्होंने डाकुओं जैसे कपड़े पहन रखे थे और काफी डरावने लग रहे थे। मैं उनके पास तभी गया जब उन्होंने मुझे खुद बुलाया। फिल्म के मुहूर्त शॉट के लिए मैंने कैमरे को चला दिया और दिल ही दिल में मैंने भगवान से ये दुआ की कि वो पापा का ध्यान रखें और उन पर भरपूर मेहरबानी रखें। मैं पापा के लिए खुशकिस्मत साबित हूं, ऐसी मैंने कामना की। संजय के हवाले से ये तमाम बातें नरगिस दत्त ने खुद लिखी। जब सुनील दत्त फिल्मों की शूटिंग में काफी व्यस्त हो गए, तब नरगिस जहां भी जाती थीं, बड़े गर्व के साथ संजय को अपने साथ ले जाती थीं। वो एक मशहूर एक्ट्रेस थीं और उन्होंने अपनी इच्छा से फिल्मों से संन्यास लिया था, इसलिए उनके पास बहुत समय भी रहता था। नरगिस को पद्म पुरस्कार भी मिल चुका था और इस कारण से नरगिस को अक्सर सरकारी आयोजनों में बुलाया जाता था। 1961 में जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आई थीं, तब उस मौके पर नरगिस और संजय दिल्ली गए थे। संजय के बेबी बुक में नरगिस ने संजय बनकर लिखा, मैंने गणतंत्र दिवस का समारोह देखा। वो बहुत तड़क भड़क वाला आयोजन था। मुझे जलसा बहुत अच्छा लगा, जिसमें खूब सजे धजे हाथी, ऊंट और घोड़े थे। और हाँ, महारानी भी। मैंने महारानी को भी देखा। वो हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन कर रही थीं और मैंने भी उनकी तरफ देखकर हाथ हिला दिया। हालांकि सुनील दत्त इस बात के खिलाफ थे कि शादी के बाद नरगिस फिल्मों में काम करें।
लेकिन उन्होंने नरगिस से ये वादा किया कि वो एक आखिरी फिल्म में काम कर सकती थी, क्योंकि उनका भाई ऐसा चाहता था। जब नरगिस के भाई अख्तर हुसैन बुरे दौर से गुजर रहे थे, तब उन्होंने नरगिस से अपने द्वारा निर्मित एक फिल्म में अभिनय करने के लिए कहा था। फिल्म का नाम था रात और दिन, जिसमें नरगिस ने एक ऐसे किरदार की भूमिका निभाई थी जिसको सिट्रोफ्रेनिया था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई 1961 में, और जब नरगिस को दूसरा बच्चा होने वाला था। फिल्म रात और दिन 1967 में रिलीज हुई और नरगिस को अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी इस फिल्म के लिए मिला। 5 जनवरी 1962 को सुनील दत्त और नरगिस की दूसरी औलाद नम्रता का जन्म हुआ। उनको प्यार से अंजू बुलाया जाने लगा, ताकि वो सुनने में संजू जैसा लगे। जब संजय बड़े हुए और प्री स्कूल में जाने लगे, तो नरगिस ने सामाजिक कार्य करना भी शुरू किया, और वो अपना समय और अपनी ऊर्जा उन कामों के लिए देने लगी जो उनके दिल के बेहद करीब थे। बाद में 1972 में नरगिस स्पास्टिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली संरक्षक बन गई। असल में नरगिस दत्त अपने सामाजिक कामों के लिए इस कदर जानी जाती थीं कि खुद प्रधानमंत्री ने स्पास्टिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापकों से इस बात की अनुशंसा की कि उनको नरगिस के पास जाना चाहिए। 1960 का दशक सुनील दत्त के करियर का भी गोल्डन पीरियड था। हालांकि वो इतने बड़े सुपरस्टार कभी नहीं बन पाए जिस तरह की सुपरस्टार नरगिस अपने अभिनय के दिनों में थी। उनकी फिल्म मुझे जीने दो, जो साल 1963 में आई, वो बेहद कामयाब रही, और उस फिल्म के लिए उस साल सुनील दत्त को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। इस फिल्म का प्रदर्शन कान फिल्म समारोह में हुआ और फिल्म को आलोचकों से खूब तारीफ मिली। संजय दत्त की बेबी बुक में सुनील और नरगिस के लिए जो दुआ लिखी थी, उसमें था, मैं उनके लिए खुशकिस्मत साबित हूं, ये बात सच साबित हुई, जो बात मैंने मुहूर्त के समय पर कही थी। दत्त परिवार में प्यार और समर्पण था। वो एक दूसरे को दिल खोलकर प्यारी चिट्ठियां लिखा करते थे। 1966 में सुनील दत्त हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे कि उनको नरगिस का एक टेलीग्राम मिला, जिसमें उन्होंने सुनील दत्त को फिल्म खानदान में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलने की बधाई दी थी। फिल्म में सुनील ने एक दिव्यांग विकलांग आदमी की भूमिका निभाई थी। नरगिस का टेलीग्राम पढ़कर सुनील बेहद भावुक हो गए और उन्होंने जवाब में लिखा, मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूं, उनको प्यारे और बुद्धिमान इंसान के रूप में बड़ा होना चाहिए, न कि उस तरह से जिस तरह से आज के बच्चे बड़े हो रहे हैं। ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, और इस बात के ऊपर कि तुम उनके साथ कितना समय बिताती हो। हमारे बच्चे अच्छी तरह से बड़े हों और अच्छे इंसान बने, तो वो तुम्हारे द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों से ज्यादा बड़ा योगदान होगा। ये बात सुनील दत्त ने खत में नरगिस दत्त से कही। परिवार में इस तरह से काम का विभाजन था। सुनील पैसे कमाने के लिए फिल्मों में काम करते थे और नरगिस के ऊपर बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी, और जाहिर है वो सामाजिक कार्य भी करती थी। उन्होंने कभी इस बात के लिए अफसोस नहीं किया कि उनको अपने स्टारडम को पीछे छोड़कर सिर्फ मिसेज दत्त के रूप में रहना पड़ रहा है। 28 अगस्त 1966 को दत्त परिवार की सबसे छोटी सदस्य प्रिया दत्त का जन्म हुआ। सुनील दत्त अपने काम में पहले से भी अधिक व्यस्त हो गए थे। नरगिस अपने तीनों बच्चों के लालन पालन के लिए अपनी मां के परिवार की भरोसेमंद मदद के ऊपर निर्भर थीं। वहां से उनको अपने लिए बहुत राहत का अनुभव होता था, और जब भी उनको काम के लिए बाहर जाना पड़ता था तो वो इस बात को लेकर निश्चिंत रहती कि उनके बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से हो सकेगी। संजय के कुछ शुरुआती करीबी दोस्त नानी के घर में रहते हुए ही बने, और यहीं रहकर संजय दत्त ने अपनी मुस्लिम विरासत को करीब से पहचाना। सुनील और नरगिस के घर में धर्म को लेकर किसी तरह का कोई तनाव नहीं था। बचपन में सुनील दत्त जब खुर्द में थे, तब उनका सामना अलग अलग धर्मों के बीच सद्भाव से हुआ, और नरगिस के परिवार में तो अंतरधार्मिक विवाहों की एक लंबी परंपरा थी। दोनों परिवारों में किसी तरह की कोई धार्मिक कट्टरता नहीं थी।
चाहे अपने माता पिता के घर में रहते हों या नानी के घर, संजय को हमेशा राजकुमार की तरह ही देखा जाता था। उनकी हर ख्वाहिश को परिवार के लोग पूरा करते थे, क्योंकि ऐसा लगता था परिवार के हर सदस्य की जिंदगी संजय दत्त के नखरों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अपनी मर्जी को मनवा लेने के कारण संजय एक जिद्दी बच्चे के रूप में बड़े हुए। जब संजय अपने प्रतिष्ठित परिवार के साथ बड़े बड़े आयोजनों में जाते थे, ये जब फिल्मी दुनिया के जाने माने लोग जब उनके घर आते थे और उनके द्वारा जिस तरह से प्यार दिया जाता था, उसके कारण उनका सिर चढ़ता जा रहा था। स्कूल में भी सब इस बात को जानते थे कि वो कौन थे और उनको इस बात में मजा भी आता था। जब संजय बच्चे थे तब दत्त परिवार का वारिस होने वाला उनका ये भाव बड़ा ही प्यारा लगता था। लेकिन जब वो किशोर होने लगे तो यही उनके सिर चढ़ने लगा। मैं बचपन में बड़ा नटखट था, मुझको काबू में रखना बहुत मुश्किल था, संजय दत्त एक इंटरव्यू में सालों बाद कहते हैं। नरगिस उनके साथ सख्ती बरतती थी। वो कहते हैं कि मां कई बार संजय से गुस्सा हो जाती थी और वो उसको उल्लू गधा कहती थी और कई बार उसको चप्पल फेंक कर भी मारती थी। नम्रता दत्त ने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि जब वो और संजय छोटे थे, आखिर में लेकिन नरगिस भी उनकी मांगों के सामने पिघल जाती थी। संजय दत्त उस दौर में बहुत बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए थे। लेकिन संजय महज बिगड़े अमीरजादे नहीं थे, उनका एक कोमल पक्ष भी था, जिसको लेकर उनके दोस्त और चाहने वाले आज भी कस्में खाते हैं। संजय दत्त की बहन नम्रता के मुताबिक वो बहुत उदार हैं और लोगों को कुछ उपहार में देने से कोई हिचक नहीं दिखाते। उनके बारे में एक कहानी है जिसे दोहराती हुई मेरी मां कभी नहीं थकती। वो उनके ऊपर इस कदर नाज करती थी। एक बार मेरे माँ पापा संजय को किसी शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली लेकर गए। उस समय संजय की उम्र महज 10 साल थी। ठंड थी और उसने सूट पहना हुआ था। उसने देखा कि एक बच्चा भीख मांग रहा है और उसने कुछ नहीं पहना था। संजय ने अपना सूट उतारा और उस भिखारी को दे दिया। कई दफा तो संजय की शैतानियां हास्यजनक होती थी, जिसके कारण उनके माँ बाप को बड़ी परेशानी होती थी। एक बार नरगिस और संजय सुनील दत्त से मिलने के लिए कश्मीर गए, जहां सुनील दत्त शूटिंग कर रहे थे। संजय ने देखा कि उनके पिता अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहे हैं और उन्होंने मांग की कि उनको भी सिगरेट दी जाए। नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मना किया कि संजय ने तूफान मचा दिया। नरगिस अपने बेलगाम बेटे के सामने हार गई और संजय की पिटाई करने लगी। आखिर में सुनील दत्त ने बीच बचाव किया और एक अलग सा सुझाव दिया। उन्होंने सोचा कि शायद 6 साल का बच्चा सिगरेट पी नहीं सकेगा। सुनील दत्त साहब ने यह सोचा कि बेहतर यही होगा कि संजय को सिगरेट पीने से मना करके स्मोकिंग के प्रति उसके आकर्षण को बढ़ाने की बजाय उसे सिगरेट पीने की कोशिश करने दी जाए। उन्हें लगा कि ऐसा करते हुए वो अपनी उंगली जला लेगा या धुएं से खांसने लगेगा और उसके बाद से सिगरेट पीने को लेकर उसके अंदर डर बैठ जाएगा। सुनील दत्त अपने बेटे को एक तरफ लेकर गए और उसको सिगरेट थमा दी। उन्होंने संजय को यह दिखाया कि उसको किस तरह से अपने होठों से लगाना चाहिए, किस तरह से कश लेना चाहिए और किस तरह नाक से धुआं निकालना चाहिए। सतर्क संजय दत्त ने बड़े ध्यान से अपने पिता के निर्देशों का पालन किया और किसी पेशेवर धूम्रपान करने वाले की तरह सिगरेट का धुआं उड़ाने लगे। सुनील दत्त ने अपने बेटे को कम करके आंका था। संजय ने हंसते हुए याद किया, बात के दिनों में मुझे जिस तरह से पापा ने बताया था मैंने उसी तरह से किया और पूरी सिगरेट पी गया। दत्त साहब बहुत गुस्से में आ गए और उनको बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने मेरी पिटाई भी शुरू कर दी और फिर मुझे धूप में खड़ा कर दिया। लेकिन सजाओं का असर नहीं हुआ जो होना चाहिए था। संजय लगातार कायदों को तोड़ने और बड़ों की बातों को अनदेखी करते गए। उनको जितनी सजा दी जाती वो उतने ही अटल होते जाते। छोटे बच्चे को इस बात का पता था कि वो चाहे जो भी करे, उसके आसपास के लोग उसको बिना शर्त प्यार करते रहेंगे। वो चाहे जो करे उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और संजू बाबा को ये सब पता था।
आखिरकार जब संजय 10 साल के थे, फैसले की घड़ी आ गई। सुनील दत्त ने बाद में इस घटना को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहा, मेरे घर फिल्म जगत के बहुत सारे लोग और निर्माता आते रहते थे। वो संजय दत्त से लाड जताते, दुलार करते। वो मेरे साथ बैठकर सिगरेट पीते। पाली हिल बंगले के ऊंचे बरामदे पर बैठकर एक दिन सुनील दत्त और उनके मेहमान ने अलसाते हुए नीचे बगीचे में सिगरेट का एक टुकड़ा उछाल दिया। वहां संजय जमीन पर लेटकर इंतजार कर रहा था और मैं बगीचे में लेटकर सिगरेट के टुकड़े उठाकर पीने लगता था। फिर एक दिन दत्त साहब ने इस बात पर ध्यान दिया कि बगीचे वाले क्षेत्र से धुआं उठ रहा था और उन्होंने उस तरफ झांक कर देखा। तब उन्होंने ये पाया कि मैं जमीन पर लेटकर सिगरेट के टुकड़े के कश उड़ा रहा था। बाद के दिनों में कई सालों बाद संजय दत्त ने इस बात को स्वीकार करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था। सुनील दत्त को इस बात की फिक्र थी कि संजय को अधिक लाड प्यार जताने से वो बाद में बेलगाम हो जाएगा। संजय जो करते थे उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जाना तब तक असंभव लग रहा था, क्योंकि संजय की मां, बहन, नानी और चाचा मामा उसको शायद कत्ल से भी बचा ले जाते। सुनील को इस बात की फिक्र भी थी, क्योंकि फिल्म उद्योग का जो माहौल था वो शायद संजय के किशोर मानस के लिए उचित नहीं था। इसलिए उन्होंने एक कड़ा फैसला लिया। मैंने मिसेज दत्त से कहा कि अब हालात हाथ से बाहर हो रहे हैं। हमारे घर जितने भी लोग फिल्म के लोग आते हैं, एक दिन सब मिलकर संजू को बर्बाद कर देंगे। और तब हमने उसको बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला लिया। संजय दत्त के अनुसार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जो दत्त परिवार की एक अच्छी पारिवारिक मित्र भी थी, दत्त दंपत्ति को यह सुझाव दिया कि वो अपने बेटे को लॉरेंस स्कूल सनावर में पढ़ने के लिए भेज दें। लॉरेंस स्कूल अपने सैन्य अनुशासन के लिए जाना जाता था। संजय की बहनें अपने पिता के इस फैसले से बहुत दुखी और खिलाफ थीं। उनका भाई उनकी जिंदगी का केंद्र बिंदु था और उसकी बदमाशियों से उसका लगातार एंटरटेनमेंट होता रहता था। परिवार के लिए संजय के बिना जिंदगी की कल्पना कर पाना भी मुश्किल था। नम्रता का यह कहना था कि उनके भाई को इस जुदाई से बहुत सदमा पहुंचा। वो सही नहीं था, वो तीसरी कक्षा में ही पढ़ता था। उन्होंने बताया, नरगिस ने ऊपर से ऐसे जताया जैसे वो बहुत बहादुरी के साथ इस फैसले का सामना कर सकती थी, लेकिन अंत में वो कई दिनों तक रोती रही। लेकिन फैसला लिया जा चुका था। और फिर एक दिन संजय मुंबई में अपने बचपन के घर को विदा कर सनावर के लिए रवाना हो गए। संजय और उनके परिवार के ऊपर उदासी के बादल छा गए। उस रोज जैसे जैसे संजय की कार घर से दूर होती गई, उनका लाड प्यार, खूबसूरत यादों और आराम से भरी जिंदगी भी पीछे छूटती गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।